हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। तो क्लासेस हमारी डेली हो रही हैं। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये आपकी यूनिट सेकंड है और आपका साइकोलॉजी वाला पेपर है एमएड का। एक बार आपको सिलेबस भी मैं दिखा दूं ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए कि क्या चल रहा है। देखो, ये आपका सेमेस्टर फर्स्ट का सेकंड पेपर है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। इसकी यूनिट जो 1 है वो हमने कंप्लीट कर ली है। यानी हमने साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था, इसका रेलिवेंस क्या है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हमने कर लिया है, ऑब्जर्वेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल, डिफरेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। अगर कोई भी एक आधा सब टॉपिक अगर रह गया है तो जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। यूनिट सेकंड में हमने डेवलपमेंट कर लिया है, उसके कंसेप्ट, स्टेजेस और फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के विकास को। एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम अफेक्टिव डेवलपमेंट पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। यानी एटीट्यूड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, वैल्यूज क्या होते हैं। एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे और कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी ये कोहलबर्ग एरिक्सन इतना पूछा जाता नहीं है, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज के बारे में पूछ लेता है शॉर्ट में। सारी चीजों को कवर करके हम चल रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी वीडियो आपके पास आए नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट के, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इसके स्टेजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, यानी विकास के चरण कौन कौन से होते हैं, किसी भी इंसान को कौन कौन से चरण से होके गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, थ्योरीज क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, पियाजे वाइगोत्स्की हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अफेक्टिव डोमेन। जैसे बीएड में आप लोगों ने ये वर्ड सुना भी होगा, अफेक्टिव डोमेन के नाम से सुना होगा, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या कोग्निटिव डोमेन, है ना। ब्लूम टेक्सोनोमी में ये वर्ड आपको सुनने के लिए मिले होंगे। वैसे अफेक्टिव क्या होता है, अफेक्शन होता है, भावनात्मक यानी भाव होता है, यानी प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीजें अफेक्शन के अंदर आती हैं, यानी लव, सिंपैथी, ये सारी चीजें। तो अफेक्टिव डेवलपमेंट रिफर्स टू द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ इमोशंस, यानी हमारे इमोशंस इसके अंदर आते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा इंटरेस्ट, हमारे वैल्यूज, वो सारे किसके अंदर आते हैं, अफेक्टिव डोमेन या अफेक्टिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। यानी जो हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, हार्ट रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं वो सारी किसके अंदर आती हैं, अफेक्टिव डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। यानी हमारे जितने भी संवेग हैं, हमारे जितने भी भाव हैं, हमारे अनुभव हैं, हमारा जो भी दृष्टिकोण है, हमारा जो एटीट्यूड होता है, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो वैल्यूज हैं, वो सारी इसके अंदर आती हैं। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, सोशल इंटरेक्शन एंड मोरल रीजनिंग। यानी भाई हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसे शेप ये सारी चीजें ही तो करती हैं, इमोशंस, फीलिंग, हमारा एटीट्यूड, हमारा इंटरेस्ट, हमारी वैल्यूज, ये सारी चीजें क्या हैं, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को क्या करती हैं, शेप करती हैं। अफेक्टिव डेवलपमेंट इज क्लोजली टाइड टू इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, इन्फ्लुएंसिंग हाउ इंडिविजुअल रिलेट टू देमसेल्व्स एंड अदर्स थ्रूआउट लाइफ। यानी अफेक्टिव डोमेन को अगर हम देखा जाए कि हम दूसरे के प्रति किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या खुद के साथ किस तरीके, कैसे हमारे इमोशंस है, कैसे हमारी सोशल ग्रोथ है, ये सारी चीजें क्या हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे अफेक्टिव डेवलपमेंट को। एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड हमारा दृष्टिकोण होता है। इन द रियल्म ऑफ साइकोलॉजी, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर फंडामेंटल कंस्ट्रक्ट दैट शेड लाइट ऑन हाउ इंडिविजुअल थिंक, फील एंड एक्ट। यानी कैसे कोई भी इंडिविजुअल कैसे सोच रहा है, कैसे वो फील कर रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट के अंदर आती हैं। यानी हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या हमारे एक्शंस हैं, क्या हम एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग करके देखते हैं। एटीट्यूड क्या है, दृष्टिकोण,
किसी भी इंडिविजुअल का यानी ओवरऑल इवेल्युएशन करना, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हमने देखी उसके बारे में इवेल्युएट करना कि ये चीज कैसी है, या कोई भी पर्सन को हमने देखा उसके प्रति जो रवैया हमारा होता है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण होता है, उससे एटीट्यूड हम बोलते हैं। एटीट्यूड क्या है? किसी पर्सन का ओवरऑल इवेल्युएशन या इमोशनल डिस्पोजिशन टूवर्ड एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, ग्रुप और सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन को देख के, किसी भी पर्सन को देख के, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के जो हम इवेल्युएट करते हैं, यानी कोई भी चीज है, मानो कोई सामान ही है कि भाई कैसा है, अच्छा है, बुरा है, नहीं नहीं अच्छा नहीं है, यानी नेगेटिव एटीट्यूड होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी अच्छा है, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, किसी भी सिचुएशन को हम पॉजिटिवली भी टैकल करते हैं और नेगेटिवली भी, तो यानी कहीं हम पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं, कहीं हम नेगेटिव एटीट्यूड शो करते हैं। They represent a combination of beliefs, feelings and behavioral tendencies and they can be positive, negative और neutral, यानी हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी चीज के प्रति नेगेटिव भी हो सकता है, और बहुत बार न्यूट्रल भी हो सकता है कि ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ठीक है, जो एटीट्यूड होता है हमारा, हमारे बिहेवियर को शेप करता है, हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और इन्फ्लुएंस करता है किसी भी इंडिविजुअल के परसेप्शन को कि वो चीज़ों को कैसे परसीव कर रहा है अपने आसपास। पॉजिटिव अब जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम सुबह को एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं तो ये क्या है? हमारा एक्सरसाइज के थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड है। अब कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है और दूसरे इंसान को भी ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज मत किया कर, बेवजह नींद खराब होती है, जल्दी उठना, तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव एटीट्यूड हो गया हमारा एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक, वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर कोर बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड एन इंडिविजुअल एक्शंस, जजमेंट एंड चॉइसेस, यानी वैल्यूज क्या होते हैं? मूल्य होते हैं कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या चीजें हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, सही है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? हमारी मोरल रीजनिंग को या हमारे इथिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, अ पर्सन हु वैल्यूज ऑनेस्टी विल प्रायोरिटाइज ट्रूथफुलनेस, यानी जो ईमानदार होगा वो सच्चाई की तरफ चलेगा, जो ईमानदार नहीं होगा वो सच्चाई की तरफ नहीं चलेगा। तो ये क्या है? ये हमारे वैल्यूज हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट यानी रुचि लेना किसी भी चीज में, तो इंटरेस्ट रिफर्स टू द टॉपिक्स, एक्टिविटीज और परस्यूट्स दैट कैप्चर एन इंडिविजुअल अटेंशन, एंथुसिज्म एंड मोटिवेशन, यानी जिस चीज के तरफ हम अट्रैक्ट रहते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे क्या है? स्पोर्ट्स में जाना पसंद है या स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में? स्पोर्ट्स में है। या फिर किसी बच्चे को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती लेकिन उसे ड्राइंग बहुत पसंद है, तो उसका जो इंटरेस्ट है या उसका जो मोटिवेशन है या जो उसकी अटेंशन है वो किस तरफ है? आर्ट साइड की तरफ है, ड्राइंग की तरफ है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस चीज के लिए क्यूरियस हैं, किस चीज में हमें मजा आ रहा है और किस चीज में हम लोग क्या कर रहे हैं? एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट सर्व एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, यानी जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आएगा उसी की तरफ हम एंगेज होंगे, उसी की तरफ हम मोटिवेटेड होंगे। ड्राइंग में मजा आ रहा है तो ड्राइंग ही करेंगे, मैथ नहीं करेंगे। अब जिसको मैथ में इंटरेस्ट है उसको ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अब है एरिक्सन की स्टेजेस देख लेते हैं। एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी गई हैं, थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे कहीं पूछी नहीं जाती है। पहली जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी इसमें जो बच्चे की एज होती है, जन्म से लेके 18 महीने का बच्चा इसके अंदर होता है। इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन इसका क्या है? कैन आई ट्रस्ट द वर्ल्ड, यानी बच्चे को किस पे ट्रस्ट होता है? भाई छोटा बच्चा है, 18 महीने का या 1 साल का जो बच्चा होता है उसे किस पे ट्रस्ट होता है? जो उसकी केयर करता है, जो उसे खाना खिला रहा है, जो उसे कंफर्ट जोन दे रहा है, जो उसे दूध पिला रहा है, मतलब जो उसका केयर टेकर है उस पे उसे ट्रस्ट होता है। तो यानी ये जो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी पॉजिटिव आउटकम क्या है कि ट्रस्ट इन केयर गिवर्स, जो उसे खाना खिला रहा है, जो उसे गोद में ले रहा है, जो उसे दूध पिला रहा है, तो यानी उस पे उसको ट्रस्ट है। तो यानी सेंस ऑफ सेफ्टी एंड होम। नेगेटिव आउटकम क्या है कि अगर वही केयर गिवर उसे डांटने लगे या फिर कोई और घर में दूध पिलाने लगे तो यानी उसका मिसट्रस्ट भी डेवलप हो जाएगा। वर्च्यू क्या होगी इसमें? होप होगी। ठीक है, यानी गुण क्या होगा? आशा, यानी इसके अंदर क्या है? ट्रस्ट डेवलप होगा। सेकंड जो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट।
यानी दूसरी जो स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, यानी 2 से 3 साल का बच्चा इसके अंदर होगा। इसमें की क्वेश्चन क्या होगा कि कैन आई डू थिंग्स माई सेल्फ और मस्ट आई ऑलवेज रिलाई ऑन अदर्स। यानी जब 2 से 3 साल का बच्चा होता है तो वो अपने काम खुद से करने लग जाता है, खाना खाने लग जाता है, चलने लग जाता है, दूध खुद से पी लेगा, नहाना भी खुद से स्टार्ट कर देता है। तो यानी बच्चे को क्या है, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता हो जाती है कि मैं खुद से कर सकता हूँ सारे काम। क्या मैं खुद से कर सकता हूँ, खाना मैं खुद से खा सकता हूँ, टॉयलेट कर सकता हूँ, पॉटी कर सकता हूँ, चल सकता हूँ। यानी बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर देता है कि इंडिपेंडेंट हो जाता है, खुद से काम करना शुरू कर देता है। अगर वो खुद से काम कर रहा है यानी पॉजिटिव आउटकम उसका क्या हुआ कि सारे काम क्या है, इंडिपेंडेंटली खुद कर पा रहा है। नेगेटिव आउटकम क्या होगा कि नहीं कर पा रहा है। बहुत बार बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, 2-3 साल तक के बच्चे भी क्या है, सूसू पोटी बेड पे कर देते हैं। तो यानी उसके अंदर क्या है, शेम या सेल्फ डाउट वाली भावना भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। वर्च्यू क्या होगा, विल, उसकी जो विल पावर है, मतलब मैं कर पा रहा हूं सारा काम। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी इसमें जो बच्चे की एज होगी वो 3 से 5 साल की होगी। की क्वेश्चन क्या होगा, इज इट ओके फॉर मी टू डू थिंग्स, यानी जो एक्टिविटीज है, अब 3 से 5 साल का बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा तो वो क्या है, एक्टिविटीज में एंगेज होगा, खेल खेल में सीखेगा भी, चीजों को एक्सप्लोर भी करेगा और जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, स्कूल से बाहर होती हैं, उन्हें करना शुरू कर देगा, यानी इनिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर वो एक्टिविटीज उससे हो रही है यानी पॉजिटिव आउटकम क्या है कि सेंस ऑफ इनिशिएटिव की एक्टिविटीज करनी उसने स्टार्ट कर दी, या कोई भी काम करना या प्ले वे में सीखना या एक्सप्लोर करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, यानी सेंस ऑफ इनिशिएटिव तो डेवलप होगा। लेकिन नेगेटिव आउटकम क्या होगा कि अगर उससे एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं या वो उसे हेजिटेशन हो रही है कोई भी काम करने में, या जैसे कि छोटा बच्चा होता है कि उसे ड्राइंग नहीं हो पा रही, मम्मा मुझसे ड्राइंग नहीं हो पा रही है, तो यानी हेजिटेशन टू टेक एक्शन, यानी इसके क्या हो गए, नेगेटिव आउटकम्स हो गए। वर्च्यू क्या होगी इसमें, पर्पस होगा यानी उद्देश्य। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, यानी इसमें एज क्या होगी बच्चे की 6 से 11 साल की। क्वेश्चन क्या होगा, हाउ कैन आई बी गुड, यानी मैं अच्छा कैसे बन सकता हूं। तो इसमें बच्चा क्या है, अपनी स्किल्स डेवलप करता है। 6 से 11 साल का बच्चा 4th-5th क्लास तक होता है, तो वो अपनी स्किल्स डेवलप करता है, टास्क पे काम करता है और सीक वैलिडेशन फॉर अचीवमेंट, यानी ये चाहता है कि मैं क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आऊं, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आऊं, यानी अपने अचीवमेंट्स को अच्छा करने की कोशिश करता है। तो अगर अच्छा हो रहा है तो यानी उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, अपने गोल्स को अचीव कर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है। लेकिन नेगेटिव आउटकम्स क्या होगा, अगर नहीं हो पा रहे हैं, मानो बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, क्लास में वो डाउन जा रहा है, तो क्या है, इंफीरियरिटी वाली भावना उसके अंदर आएगी, यानी खुद पे डाउट होने लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मम्मी पापा मुझसे परेशान रहते हैं, तो यानी मोटिवेशन की कमी होगी। ठीक है, वर्च्यू क्या होगा इसके अंदर, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी इसमें आएगा एडोलसेंस, 12 से 18 साल की अवस्था जो होती है वो एडोलसेंस होती है। तो इसमें बच्चा आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है कि हु एम आई, वेयर आई एम गोइंग, यानी आपने देखा होगा जब बच्चे 11th-12th में होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो एडोलसेंट क्या करते हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं, अपने खुद के वैल्यूज, उनके रोल्स क्या हैं सोसाइटी में, ये सारी चीजों पे काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। इसमें पॉजिटिव आउटकम होगा कि अगर वो आइडेंटिटी अच्छी बना पा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा है और समाज में फिट बैठ पा रहे हैं, समाज के तौर तरीकों को सीख पा रहे हैं और वहां पे स्टे कर पा रहे हैं, तो पॉजिटिव आउटकम है। नेगेटिव क्या है कि अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, वर्च्यू क्या होगी, फिडेलिटी यानी फेथफुलनेस टू वन सेल्फ, यानी निष्ठा, कि भाई लग तो रहे हैं, कम से कम काम तो कर रहे हैं, है ना। हिंदी में क्या होगा, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी इसमें अडल्टहुड आ जाएंगे, यंग अडल्टहुड आ जाएंगे, यानी 19 से 40 साल के जो बच्चे होते हैं, युवा, यानी वो इसके अंदर आ जाएंगे। कि तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन क्या है, यानी कैन आई फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप, यानी भाई 19 साल के बाद बच्चे की शादी होगी तो रिलेशनशिप डेवलप होंगे। तो क्राइसिस क्या होगा कि यंग एडल्ट सीक क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप, या तो रिलेशनशिप होंगे। तो पॉजिटिव आउटकम क्या होगा कि लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगी, शादी होगी, आगे फैमिली बन रही है, तो बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड अफेक्शन। नेगेटिव आउटकम क्या होंगे कि क्लोजनेस कम हो रही है, आइसोलेशन हो रहा है, या फिर लोनलीनेस। ठीक है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। 7th क्या है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी उत्पादकता बनाम ठहराव।
इसमें मिडल अडल्टहुड आ जाएगा 40 to 65 ईयर्स का, जो भी मतलब जैसे हमारे पापा की एज है या उनसे भी कम एज के जो लोग हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, 40 से 65 वर्ष के जो युवा होते हैं। तो ये भाई 40 से 65 वर्ष का इंसान क्या सोचेगा कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वर्ल्ड के लिए। तो क्राइसिस क्या होगा कि ये फोकस करेंगे अपने बच्चों के लालन पालन पे, उनके नर्चरिंग पे, जैसे कि बच्चों को बड़ा कैसे करना है, उनका करियर कैसे बनाना है और सोसाइटी में हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। पॉजिटिव आउटकम पॉजिटिव आउटकम क्या होगा, सेंस ऑफ पर्पस, प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूशन टू द वेलबींग ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सेट करना उनका। नेगेटिव आउटकम क्या है कि अगर इस चीज में वो इस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कि अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर नहीं बना पाए, उनका करियर सेट नहीं कर पाए, उनकी जॉब नहीं लग पाई या उन्हें पढ़ा नहीं पाए। तो वर्च्यू क्या है, गुण क्या है, देखभाल, यानी बच्चों की देखभाल करना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर, यानी अखंडता बनाम निराशात। ये क्या है, इसमें आ जाता है लेट अडल्टहुड, यानी 65 साल से ऊपर जो बुजुर्ग लोग होते हैं। तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं 65 साल से ऊपर जो लोग होते हैं, तो वो क्या सोचते हैं भाई, उनका जीवन तो एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, आगे से फिर नई जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि हमने कैसा जीवन व्यतीत किया, कैसा जीवन जिया। तो क्राइसिस क्या आते हैं, अपनी पूरी लाइफ को वो देखते हैं, मतलब अपना टाइम देखते हैं कि हमने कैसे टाइम बिताया, क्या चीज़ें हमने अच्छी की और क्या चीज़ों पे हमें रिग्रेट फील हो रहा है। तो पॉजिटिव आउटकम क्या है कि क्या हमने अचीव किया, हमें शांति है अपने जीवन में, नहीं, आगे की लाइफ हम कैसे जिएंगे या पीछे हमने क्या करके आए हैं, हम अच्छा काम क्या करके आए हैं, बुरा काम क्या करके आए हैं। नेगेटिव आउटकम क्या है कि बिटरनेस, कि पछतावा होना किसी चीज़ के लिए कि भाई हमने ये काम गलत किया था, शायद इस काम को ना करते तो ये हो जाता, तो यानी बिटरनेस, रिग्रेट होगा। या फियर ऑफ डेथ, आगे की डेथ का डर रहेगा कि भाई अब तो मेरा मरने का टाइम आ गया, अब मेरे आखिरी सांस चल रही है, वो वाला है ना। तो वर्च्यू क्या होगा इसमें, विजडम होगा, यानी बुद्धिमत्ता। ये समरी है, देख लेना आप। फर्स्ट स्टेज जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इससे नेक्स्ट है जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और फिर है इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर। अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं लॉरेंस कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी आपने बीएड में भी पढ़ी होगी, सीटेट वगैरह में भी पढ़ी होगी। तो लोग सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे अवेयर हैं इन सारी थ्योरीज से, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। हिंज डिलीमा का इसमें नाम सुना होगा। हिंज नाम का एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो वो दवाई लेने गया केमिस्ट के पास, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम थे। उसने कहा केमिस्ट से कि मुझे कम पैसों में दवाई दे दो, केमिस्ट ने मना कर दिया। तो उसे अपनी वाइफ को बचाना था, तो उसने देखा कि रात में शॉप बंद है, ताला तोड़ा और दवाई चोरी कर ली। तो इसी के ऊपर सारी कहानी है, ठीक है, कि उसने वो काम गलत किया है, सही किया। अब कुछ लोग उसे गलत भी कहते हैं, कुछ लोग उसे सही भी कहते हैं। सही इसलिए कि अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती, चोरी की तो वाइफ बच गई, ठीक है। तो ये सारी स्टेजेस इसी के ऊपर हैं। तो इसमें 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। पहला जो लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल है, इसमें ये छोटे बच्चे के ऊपर है। प्री कन्वेंशनल लेवल यानी प्रारंभिक स्तर, जब बच्चे छोटा बच्चा रहता है। तो पहली जो स्टेज है इसके अंदर है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी आज्ञाकारिता और दंड। यानी इसमें क्या करता है बच्चा, जैसे घर में डरा के नहीं रखते कि अगर तूने ये काम नहीं किया तो तेरी पिटाई करूंगी, तो बच्चे को लगता है कि रूल जो है फिक्स है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और पेरेंट्स जो है हमारे बड़े हैं, जो कह रहे हैं चुपचाप मान लो नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो ये जो स्टेज है पहली, यानी ओबीडियंस और पनिशमेंट की स्टेज है, यानी ओबे तो तुम्हें करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। तो इसमें मोरल रीजनिंग जो है किस पे बेस्ड है कि पनिशमेंट से बचने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं। स्कूल का होमवर्क है कि भाई या तो स्कूल में पिटाई होगी, अगर स्कूल में पिटाई नहीं होगी तो घर पे पिटाई होगी। तो यानी मोरल रीजनिंग जो है बच्चे की वो किस पे आधारित है, पनिशमेंट से बचने के लिए वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। वैल्यूज जो है इसमें एक्सटर्नल है, खुद पे ही फोकस है। सेकंड जो स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी व्यक्तिवाद तथा विनिमय, से हिंदी में बोलते हैं ये व्यक्तिवाद और लेन देन। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इसे टिट फॉर टैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट, ठीक है। इसमें बच्चा अपना फायदा देखता है,
जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने भी ये काम किया होगा कि तूने मेरा बैग कैसे फाड़ा, मैं तेरा फाड़ दूंगा बैग, तूने मेरे बैग पे स्क्रैच कैसे किया, मैं तेरे बैग को स्क्रैच कर देता हूँ, तूने मेरी कॉपी छीनी, मैं तेरी कॉपी छीन लेता हूँ। तो इसमें क्या लगा रहता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी तूने मेरा टिफिन खा लिया, मैं तेरा टिफिन खा लूंगा। तो ये स्टेज क्या है, सेकेंड है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, यानी डिसीजंस आर ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट देखा जाता है कि अगर मेरा फायदा हो रहा है, तूने मेरा खाना खा लिया, ठीक है मैं तेरा खाना खा लेता हूँ, या फिर आज आज तू मेरा बैग ले जा, कल मैं तेरा बैग ले जाता हूँ, यानी सेल्फ इंटरेस्ट देखता है बच्चा इसमें। सेकंड है कन्वेंशनल लेवल। सेकंड जो लेवल है कन्वेंशनल लेवल, इसे पारंपरिक स्तर बोलते हैं। इसकी भी दो स्टेजेस है। स्टेज थर्ड जो है गुड इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी अच्छे पारस्परिक संबंध। तो इसमें बच्चा क्या है, अच्छा बनने की कोशिश करता है कि अगर तुम अच्छे नंबर ले आओगे तो मम्मी पापा क्या है, तारीफ करेंगे, ये क्लास में क्या है, तालियां बजेंगी। तो अपनी इमेज बनाने के लिए बच्चा लगा रहता है। यानी मोरल रीजनिंग किससे इन्फ्लुएंस है, सीकिंग अप्रूवल एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप की, मम्मी पापा भी तारीफ करें और टीचर्स भी तारीफ करें। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। फोर्थ स्टेज क्या है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। क्या है, सोशल ऑर्डर, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, कि समाज के रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ने हैं। बच्चा क्या है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट करेगा समाज के जितने भी रूल रेगुलेशन है। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित है ये वाली स्टेज। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये थर्ड लेवल है। इसके अंदर भी दो स्टेजेस हैं। स्टेज फिफ्थ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था। इस स्टेज में क्या है, व्यक्ति सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार जो है वो कानून से ऊपर भी हो सकते हैं, जैसे कि रेड लाइट क्रॉस करना। एम्बुलेंस क्या है, एम्बुलेंस ऐसे ही जाती है, तो वो इसके अंदर आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेजेस है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, इसमें जो सार्वभौमिक नियम है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन जो है सबका राइट है, एजुकेशन जो है वो सबका राइट है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल हुआ। इक्वलिटी जो है सबका राइट है, डिग्निटी जो है सबका राइट है, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वो सभी के लिए बने हैं, तो सारे जितने भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। ये आपकी लास्ट स्टेज है। ठीक है, तो ये हो गई कोहलबर्ग की थ्योरी, एरिक्सन हमने पढ़ लिया है। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।